नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। आलोक अड्डा में एक खास विषय है आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात एक के बाद एक राज्यों में श्रम कानूनों में ढील दी जा रही है। एक से एक ढील दी जा रही है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 38 लेबर लॉज हुआ करते थे, उनमें से 35 में ढील दे दी गई है। सिर्फ 3 कानून बचे हुए हैं। और जो बचे हुए कानून हैं वो भी किस मतलब के हैं, जो चले गए हैं उनका क्या अर्थ है, इसी पे आज हम बात करेंगे। क्या ये राज्यों में नए उद्योगों को आने का न्योता दिया जा रहा है, और खासकर वो राज्य जहां दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर लौटकर आ रहे हैं, उनके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि अब उनको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही राज्य में अपने घर में उनको रोजगार मिलेगा, उनको वहां सुरक्षित रोजगार देने का इंतजाम हो रहा है, या राज्य सरकारें ऐसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनवाने की तैयारी कर रही हैं। क्या चीन से कंपनियों को अपने अपने प्रदेश में आमंत्रित करने की, इनवाइट करने की होड़ का यह नतीजा है? इस पर बात करेंगे। एक खास मेहमान है हमारे साथ, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊं उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनके बारे में आपको लगता है कि उनकी दिलचस्पी है इस विषय में। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें, ताकि आपको खबर मिल सके जब मैं नया वीडियो डालूं या जब मैं लाइव आऊं। श्रम कानूनों के इस बदलाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान। आप इनको पहचानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन आज कुछ दाढ़ी बढ़ी हुई है, इसलिए पहचानने में थोड़ी चूक हो सकती है। हमारे साथ हैं अनिल स्वरूप साहब। अनिल स्वरूप जी को आप लोग ज्यादातर जानते हैं पूर्व स्कूली शिक्षा सचिव के तौर पर या केंद्रीय कोयला सचिव के तौर पर, क्योंकि ये उनके कार्यकाल के आखिरी 2 बड़े असाइनमेंट्स थे और इस दौर में वो काफी खबरों में रहे। लेकिन मैंने इन विषयों पर, श्रम पर बात करने के लिए, श्रम कानूनों पे बात करने के लिए अनिल जी से क्यों आग्रह किया, इसकी वजह है और वो मैं उनके साथ बातचीत में ही निकाल के लाता हूं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। मैं काफी दिन से सोच रहा था, लेकिन पहली बार मौका मिला आपको यहाँ बुलाने का। इस बीच आपका स्वरूप परिवर्तन भी हो गया है, ये और दिलचस्पी की बात है। कोविड इफेक्ट कहते हैं उसे। कोविड इफेक्ट आप कह रहे हैं कि इस वक्त दाढ़ी बढ़ी हुई है, घर पे हैं। तो मैं तो पहली बार देख के, मैंने भी आपको इस स्वरूप में अभी आज ही देखा है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो है जो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद गोवा में, गुजरात में, वहां श्रम कानूनों में बड़ी बड़ी ढील दे दी गई है। और आपसे बात करने की वजह, आपने प्रोविडेंट फंड चलाया है, ईपीएफओ के भी आप हेड रहे। उससे पहले के जो आपके असाइनमेंट हैं, उनमें आपने ही बताया कि आप लेबर मंत्रालय में, श्रम मंत्रालय में भी आपने काम किया। और मुझे याद है आप उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु चलाते थे। तो यानी कि आप बड़े उद्योग कैसे राज्य में आते हैं ये भी आपको पता है, उन्हें क्या तकलीफ होती है, मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है ये भी आपको पता है। ऐसे में जिस तरह की ढील दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रम कानून जो हैं उनसे समस्या तो है, लेकिन कानून से समस्या नहीं है। जो मैंने अनुभव किया, चाहे मैं इंडस्ट्री विभाग में रहा हूं या लेबर विभाग में रहा हूं, कानून की उतनी समस्या नहीं जिसने उतने के क्रियान्वयन किए। और तभी इसी दृष्टिकोण से भी जो नया स्टेप लिया है कुछ राज्यों ने, वो मैं देखता हूं, क्योंकि इन्होंने कानून को सस्पेंड किया है। कदाचित अगर वो ये प्रयास करते कि कानून सस्पेंड करने के बजाय इसके इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था में सुधार लाते, तो दोनों काम हो जाते। यानी कि श्रमिक जो हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं, वो भी पूर्ति हो जाती है और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी हो जाती है। हमने इस दृष्टिकोण से श्रम कानूनों को देखा ही नहीं है। हमें एक तरफ कहते हैं कि श्रम कानूनों की वजह से शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा, ये कहना निरंतर असत्य है। तो मेरा दोनों तरफ अनुभव है। ज्यादातर इंडस्ट्री इनसे उतना परेशान नहीं है, वो परेशान है उस इंस्पेक्टर से जो इन कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता लेकिन अपनी पूर्ति करना चाहता है। तो इंस्पेक्टर राज को कैसे खत्म किया जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। और इसमें मेरा जो अनुभव था उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इस इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया जा सकता है बिना कानून समाप्त किए हुए। तो जैसे अंग्रेजी में एक फ्रेज है ना, थ्रोइंग द बेबी विद बाथ वाटर, वो किया कि कानून ही समाप्त कर दिया। और इसको अगर आप इसका और विश्लेषण करें जो हुआ है, लगभग 38 कानून उत्तर प्रदेश में जैसे लागू थे, उसमें से 3 को छोड़कर बाकी इन्होंने निलंबित कर दिए।
जो निलंबित किए हैं उसमें महत्वपूर्ण कानून जो मिनिमम वेजेस एक्ट का है वो एक चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जिसको आप कैपिटलिस्ट कंट्री मानते हैं, यूएसए सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट कंट्री मानी जाती है, वहां मिनिमम वेजेस एक्ट का वायलेशन कोई नहीं कर सकता, बहुत ही सख्ती से लागू होता है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों सस्पेंड किया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह एक एक्ट है जिसमें इक्वालिटी ऑफ वेजेस की बात कही की जाती है, यानी कि पुरुष और महिला को एक ही प्रकार का वेज दिया जाए, वो भी सस्पेंड कर दिया गया। तीसरा जो एक्ट है, सस्पेंड तो खैर 35 किए गए हैं, लेकिन 3 मैं अधिनियम की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो तीसरा अधिनियम है वो फैक्ट्रीज एक्ट का, यानी कि अगर किसी को कोई कठिनाई है तो उसको आर्बिट्रेशन या लिटिगेशन में नहीं जा सकता वो आगे, तो उसके पास वो ग्रीवांस रिड्रेसल का फोरम नहीं है। इन सबकी आवश्यकता नहीं थी, ये दूसरे तरीके से इसको सुलझाया जा सकता था, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सकता था। उन राज्यों में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन और गुजरात इंक्लूडेड, वहां लेबर अधिनियम को शिथिल नहीं किया गया, और शिथिल भी अगर थोड़ा किया गया तो उनको बैक बर्नर पे नहीं रखा गया जैसा कि प्रेजेंट में किया गया है। तो वेरेज मैं ये मानता हूं कि कुछ श्रम कानून जिनका क्रियान्वयन होता है उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपैक्ट होता है, लेकिन श्रम कानून से नहीं होता, ये समझना आवश्यक होगा। जी, और इसी के साथ जो और एक आध कानून आपने 3 बताए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी एक कानून है, वो भी सस्पेंड कर दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए हुआ है, वहां गुजरात में 1200 दिन, तो वो तो 3 साल से ज्यादा ही हो गया है। एक के बाद एक राज्य आ रहे हैं, और इसके बाद जो खबर है वो ये है कि इनको अब केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, केंद्र से एंडोर्स कराना पड़ेगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पहलू, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे विचार करना होगा। देखिए, लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में, तो लेबर कानूनों में अगर राज्य सरकार कुछ परिवर्तन लाती है तो उसमें केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है, अपने आप यूनिलेटरली नहीं कर सकती। अब इसको केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा इस बात कि इसकी वैधानिकता पर, इसकी आवश्यकता पर विचार होगी, चर्चा होगी, तब शायद निर्णय होगा, और ये आसान निर्णय नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो कई इस प्रकार के अधिनियम के अमेंडमेंट लिए कार्रवाई वर्तमान में पार्लियामेंट में चल रही है, और मेरे विचार से इन अधिनियमों पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक है, लेकिन ये लॉक स्टॉक एंड बैरल रोक देना, ये बात समझ में नहीं आती मुझे। जी, तो आपका कहना है कि केंद्र के लिए मुश्किल होगी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं जिस अंदाज में इस वक्त एक पूरी आवाज गूंज रही है चारों ओर कि चीन बड़ा इस वक्त विलेन बन गया है दुनिया की नजर में, बहुत सारे दुनिया के उद्योग हैं जो चीन से अपनी फैक्ट्री हटाना चाहते हैं, भारत लाना चाहते हैं, तो इनको चीन जैसा माहौल भारत में दे दिया जाए। और चीन का नाम जब भी लेते हैं उद्योग संगठन खास तौर पर, वो यही कहते थे कि वहां जो लेबर कानून है, श्रम कानून है, वो इस तरह के नहीं है, और भारत में हमें कोई भी बड़ा उद्योग लगाने में श्रम कानून हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बनते थे। कहीं मेरे विचार से हुआ हो राज्यों को, जिन राज्यों ने नहीं, ये मेरे विचार से उचित नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करें कि जो इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है इस प्रदेश में या प्रदेशों में, वो क्यों नहीं हो रहा है, और उसमें श्रम अधिनियम किस जगह पर आते हैं, मतलब क्या बहुत बड़ा बाधक श्रम अधिनियम है या अन्य है। मेरे विचार से सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में इंडस्ट्री को माहौल की है। माहौल श्रमिक माहौल नहीं है, माहौल ये है कि उसको क्लियरेंसेस में जो सामान्य रूप से सहूलियत होनी चाहिए, जो ईज होनी चाहिए, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, वो वास्तविकता में उपलब्ध नहीं है। आज की तारीख में भी उसे दर दर भटकना पड़ता है विभिन्न क्लियरेंस के लिए। मैं चूंकि कोयला सचिव रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस में कितनी समस्या होती है। मैं कोयला सचिव रहा हूं, मुझे पता है कि लैंड एक्विजिशन में कितनी समस्या होती है। इसमें कहीं श्रम नहीं है, श्रमिक नहीं है। हम बेकार श्रमिक के नाम पर वो चीज करने की कोशिश करते हैं जो कि प्रमुख समस्या आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट की नहीं है। तीसरी जो प्रमुख समस्या है, मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तो बाद में आएगा, यदि वर्तमान में जो देश में उपस्थित इन्वेस्टर्स हैं अगर वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगा। वो डिस्कंफर्टेबल महसूस क्यों कर रहे हैं? पहला, जैसे मैंने कहा कि क्लियरेंसेस के बारे में। दूसरा, इस समय जो बैंक्स में स्थिति है, बैंक्स के पास ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, लेकिन बैंक्स पैसा देना नहीं चाहते, तो लिक्विडिटी क्राइसिस है। लिक्विडिटी क्राइसिस लिक्विडिटी की कमी की वजह से नहीं है, बट एक मेंटालिटी के बारे में है, जिसमें बैंक्स जो लोन देने से या ऋण देने से इसमें घबरा रहे हैं। तो हमें इन परिस्थितियों को ठीक करना है। कैसे हम क्लियरेंसेस तेजी से करें? इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है,
क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं। मैंने एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को हेड किया था। ये यूपीए 2 का समय है, जिस प्रधानमंत्री समय कार्यालय में स्कैम्स पे प्रोजेक्ट स्कैम्स आए मॉनिटरिंग चले ग्रुप जा था। रहे थे। जी, जी। और जो उस समय जो ग्रुप बनाया गया था, उसका उद्देश्य यही था कि क्लियरेंसेस द्रुत गति से कैसे हों। और विश्वास कीजिए कि 15 महीने यूपीए 2 में 15 महीने के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए की क्लियरेंसेस हुई थी। कैसे हुई थी, कोई जानकारी करने की कोशिश करे। एक इंस्टीट्यूशन, एक सिस्टम बनाया गया था जिससे इन क्लियरेंसेस को गति दी जा सके। मेरा विचार यह है कि श्रमिक कानून और श्रम पर इतना बल देने के बजाय हम उन मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दें जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो सके। अगर क्लियरेंसेस जल्दी होंगी तो बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर उनको लिक्विडिटी मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा बैंक से, तो बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो श्रम कानून जने कहां बीच में आ गया। मेरे विचार से इन श्रेणी में जो समस्याएं लिस्टेड है, उसमें श्रम कानून आज की तारीख में तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं समस्या नहीं है, श्रम कानून से नहीं है। जिस प्रकार से कानून का क्रियान्वयन धरातल पर किया जा रहा है इंस्पेक्टर के माध्यम से, उससे है, उसका भी समाधान है। मुझे स्मरण है 1995 में जब मैं उद्योग बंधु में था, जो आपने बताया, उस समय हमने एक व्यवस्था करने की कोशिश की थी। वो व्यवस्था पुनः हो सकती है। देखिए समस्या क्या आती है कि अधिकार अगर आप इंस्पेक्टर को करने का देंगे तो समस्या आएगी। वो अपने थानेदारी करेगा, वहां पे क्षेत्र में बना लेगा, वसूली करेगा। अगर ये अधिकार उससे ले लिया जाए, कानून को हम शिथिल नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं, और उस व्यवस्था में बनाया गया था कि वो जो इंस्पेक्टर है वो अपने आप किसी फैक्ट्री में नहीं घुसेगा बिना उच्च स्तर पे। और उस समय उच्च स्तर डिफाइन किया था, या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा, या डायरेक्टर इंडस्ट्रीज डायरेक्ट करेगा, या लेबर कमिश्नर डायरेक्ट करेगा, तब वो जाएगा इंडस्ट्री में। अपने आप नहीं जा सकता, वो डिस्क्रिप्शन हटा दिया। दूसरा, यदि कोई शिकायत आती है किसी इंडस्ट्री में इस प्रकार की, तो वो शिकायत की जांच का जो निर्णय है वो हायर लेवल पर होगा। और तीसरा, इसका मतलब ही नहीं श्रम कानून खत्म कर दें। सब इंडस्ट्री से कहा गया था, चूंकि अब इंस्पेक्टर नहीं विजिट करेगा, आप सेल्फ सर्टिफाई करेंगे कि हमारे यहाँ इस कानून का अनुपालन हो रहा है, और जो वायलेट करे उसका सख्त कार्रवाई करें। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इसका उल्टा हो रहा है। इंप्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है, लेकिन वसूली हो रही है। होना ये चाहिए कि इंप्लीमेंटेशन हो, वसूली ना हो। ये इसी वर्तमान व्यवस्था में हो सकता है, और हुआ है। अगर आप गुजरात का ही उदाहरण लें, गुजरात में व्यवस्था बनी थी, क्यों इन्वेस्टमेंट आया इतना? व्यवस्था बनी थी, उन्होंने कानून को दरकिनार नहीं किया था, जो अब करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, अगर इसका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करना है, हमने रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे कि चाइना में जो स्थिति है उससे एक संभावना इस देश में बन रही है। हमें इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और कदाचित आएगा भी, लेकिन उसको लाने के लिए हमें श्रम कानून शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है। हमें करना चाहिए कि इंडस्ट्री की लाइफ आसान हो। लाइफ श्रम कानून से नहीं खराब होती, लाइफ होती है इंस्पेक्टर से खराब, लाइफ होती है उसके क्लियरेंस के डिले से खिलाफ, लाइफ होती है उसको लिक्विडिटी ना मिलने से। हमें क्लियरली समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। जब तक हम समस्या का कारण नहीं समझेंगे, तब तक समाधान नहीं। तो वरना कोई चीज यहां से उठा लेंगे, कोई चीज वहां से उठा लेंगे। कारण समझना जरूरी है, और ये मैंने अनुभव कोयले सेक्टर में किया था। हमने कोयले की में जो स्कैम्स हुए थे उनका कारण जानने की कोशिश की, और कारण को जब सुधारा तो समस्या का समाधान हुआ, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा। तो प्रमुख रूप से हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट का प्रमुख कारण क्या है, श्रम है या अन्यथा। जी, तो मतलब जड़ पे चोट करने की जरूरत है। फिर लेकिन एक चीज आपने, क्योंकि आप इस वक्त तो एनालिसिस भी करते हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि सरकारें एक के बाद एक श्रम कानूनों में ढील दे रही हैं? उनको क्या ये बात समझ में नहीं आती है, कोई समझाने वाला नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना है? मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में वो क्यों कर रहे हैं तो वही जाने, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, उस दिखाने के लिए उन्होंने कर दिया। भाई किसी को विश्लेषण करना चाहिए स्पष्ट रूप से कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा तो उसके क्या कारण हैं, और उसमें श्रम कानून कहां पर है। अगर है तो बिल्कुल आप कीजिए, उनका फिर कैसे हैंडल करना है। श्रम कानून को दरकिनार किया जाए या श्रम कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर सुधार किया जाए, इस पे गहन विचार करना पड़ेगा। ये ओवरनाइट डिसीजन की बात नहीं है, विचार करके मंत्रणा करके तब निर्णय लेना होगा। जी, तो ये समय भी बहुत विकट समय है। इस समय खास तौर पे ये जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। बिहार का नाम हालांकि इस लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन जो राज्य जहां से बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने, इस वक्त तो अपने अपने गांव वापस पहुंच गए हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच जाएंगे। और जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा महत्वाकांक्षी एक टारगेट ले लिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग वापस आए हैं, इनमें से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि इन सबको इनके गांव में, इनके घर में रोजगार मिल जाए। वहां क्या वो रोजगार देने में कुछ आसानी हो जाएगी इस तरह से कानून बदल के,
या कोई और नया नजरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा सरकार को? क्योंकि ये आदमी देखिए मुंबई से गया, गुजरात से गया, वहां जाकर वो अपने को बंधुआ मजदूर की तरह महसूस करेगा, तो कैसे टिका रहेगा? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिजायरेबल हैं। जो बात कही गई बिल्कुल सही है कि क्यों मजदूर उत्तर प्रदेश से बंबई में जाए नौकरी के लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या हम वो व्यवस्था यहाँ कर सकते हैं? अब ये नेक्स्ट डिसीजन है कि पहले इसमें भी हम जाएं कि वो यहाँ से कोई अपना घर छोड़ के जाना चाहता है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि मजबूर है, उसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तभी वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जा रहा है। उसे घूमने तो नहीं जा रहा, वो तो रोजगारी के लिए जा रहा है। हम क्या वो रोजगार यहाँ दिला सकते हैं? फिर नेक्स्ट यू हैव टू कीप गोइंग डाउन, नीचे आप जाना पड़ेगा कि हम यहाँ रोजगार क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं कराना चाह रहे हैं, कोई ऐसे व्यवसाय नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं जिसमें वो एम्प्लॉय हो सके। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, व्यवसाय उपलब्ध करा पा रहे हैं क्या? श्रम कानून कारण यहाँ से भागे हुए। अरे भाई श्रम कानून तो आज रिलैक्स किया है इन लोगों ने बंबई में, गुजरात में, पहले भी श्रम कानून तो वहां भी था, जो यूपी में वहां भी था। तो श्रम कानून होते हुए वो क्यों चले गए? क्या श्रम कानून हटा लेने से हम उनका काम यहाँ कराने लगेंगे, ऐसी इंडस्ट्री आ जाएगी? ये सोचना गलत है। हमें डिटेल में जाना पड़ेगा और हर जिले के बाहर जाना पड़ेगा कि वहां इंडस्ट्री ऐसी कैसे लाई जाए जिसके माध्यम से उनको यही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ऐसा नहीं कि हर जगह आप सॉफ्टवेयर पार्क बना देंगे। आपको स्थानीय स्तर पर देखना पड़ेगा कि वहां की डिमांड क्या है, वहां की सप्लाई क्या है, वहां की लेबर प्रॉब्लम क्या है। ये सब समझ के हर जिले की, बल्कि जिले के अंदर भी ब्लॉक वारी विशेष, क्योंकि आप एक जिले में एक जगह पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आपको ब्लॉक हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसमें बहुत डिटेलिंग जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली डिटेलिंग में जाने में पब्लिसिटी नहीं मिलती, तो कोई डिटेल का दिमाग नहीं करता। ये बड़ा डिसीजन ले लो, अगले दिन आप भी चर्चा करेंगे, अखबार में भी छपेगा, ये हो गया। डिटेल में जाना जरूरी है, बहुत डिटेल में जाना जरूरी है। आपको शायद मैंने पहले ही बताया था, मैं बताना चाहूंगा, एज कोल सेक्रेटरी मैंने दिल्ली में एक भी मीटिंग राज्य सरकार के साथ नहीं की। हर मीटिंग में राज्य में जाता था, वहां की चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बुलाते थे, वहां चर्चा। ये फील्ड पे जाके वहां बैठकर करने वाली बात है। ये यहाँ एक निर्णय ले लेने से नहीं होगा, हमें जानकारी करनी होगी स्थानीय स्तर पर प्रमुख रूप से समस्या क्या है। और वो समस्या कुछ तो राज्य स्तर की हो सकती है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं स्थानीय है, तो वहां जाके समझना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझते हुए योजना बनानी पड़ेगी। ऐसा हुआ है पूर्व में, वही करना पड़ेगा। तो वही करने की जरूरत है, आप कह रहे हैं। अब जैसे एक चीज बड़े पैमाने पे वो आ गया है और उस पर बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है, उसने आवाज उठाई है। हालांकि वो आवाज दबती हुई दिख रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार पर कोई असर हो रहा है उसका। जो पुराने समय में यूनियन हल्ला मचाती थी तो असर होता था। वो ये है कि काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं। 8 घंटे की जो शिफ्ट होती थी उसको 12 घंटे करने की मंजूरी दे दी गई है। हफ्ते में 72 घंटे काम करेगा एक इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये 72 घंटे जो काम करेगा 48 घंटे की जगह, क्या वो प्रोडक्टिविटी दे पाएगा? इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्रिएट हो सकते हैं? देखिए, मैं ट्रेड यूनियंस के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बड़े नजदीकी से उनको देखा है, तो उन पे तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक ये घंटा बढ़ाने वाली बात है, ये कोई बाध्यता नहीं है 12 घंटे की। पहले लिमिटेशन जो 8 घंटे की थी उसको रिलैक्स किया गया। तो मान लीजिए मैं 12 घंटे काम कर सकता हूं, मैं क्यों ना करूं काम? जब स्थिति गंभीर होती है तो मुझे, अगर मैं कर सकता हूं, और लोग करते हैं कई देशों में, ऐसा नहीं है, जब वॉर होता है या वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो लोग 24 घंटे काम करते हैं। तो आज की तारीख में वॉर लाइक सिचुएशन है, कोविड की तो व्यवस्था, इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन विल रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। तो अगर कोई कर सकता है, अगर वर्तमान कानून के तहत उसे कराएगा 8 घंटे ज्यादा, तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, बाध्यता नहीं होनी चाहिए 12 घंटे की। लेकिन अगर वो कर सकता है कोई व्यक्ति, हम जो कानून बनाते हैं ना, सबका बराबर, अरे भाई 21 साल का लड़का है, वो 12 घंटे काम कर सकता है, आज की स्थिति में जरूरत है, क्यों नहीं करेगा? 60 साल वाला नहीं करेगा। अगर बाध्य करेगा तो प्रॉब्लम है। ये एनेबलिंग क्लॉज है, ये ऐसा नहीं है। तो ट्रेड यूनियन तो घुमा देती है कि साहब हर चीज, देखिए हम क्या करते हैं कि सब चीज या तो क्रिटिसाइज करेंगे, सब चीज करेंगे। हमें उसको हर चीज का विश्लेषण करना पड़ेगा कि उसका इंप्लीकेशन क्या है ग्राउंड पे, और उसको ऐसा नहीं मान लेंगे सबसे आप खड़े होकर 12 घंटे सबसे काम कराएंगे। अरे भाई, अगर इनएफिशिएंट होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी, तो प्राइवेट सेक्टर वाला क्यों 12 घंटे की उसे सैलरी देगा और काम कराएगा? उन्हीं कराएगा काम, उन्हीं से कराएगा जो कर सकते हैं।
और आज की स्थिति को देखते हुए अगर हमें नॉर्मलसी पे आना है तो कुछ लोगों को जो कि सक्षम है उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें कोई नुकसान नहीं। जी, आप कह रहे हैं कि उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो सक्षम हैं तो कर भी सकते हैं। ऐसे में ये डर नहीं लगता है आपको कि जो मजबूत हैं, जवान हैं, ये लोग नौकरी पे बचे रहेंगे? जो बुजुर्ग हैं, जो कम कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे मलिक लोग सरका देंगे। ऑलरेडी खबरें आने लगी हैं कि लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि कम घंटे करें, ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकें, कम लोगों को ज्यादा घंटे काम कराने की व्यवस्था। देखिए इस चीज का निर्णय हम यहाँ बैठ के टीवी डिबेट में नहीं कर सकते। ये फिर स्थानीय है। हम उस हर चीज को डिफाइन क्यों करना चाहते हैं यहाँ बैठकर? हम यहाँ दिल्ली में बैठकर डिफाइन करते हैं लोग 8 घंटे काम करेंगे पूरे देश में। अरे भाई, हम कौन होते करने वाले? हर क्षेत्र विशेष, हर उद्योग विशेष का अपनी खूबी है। अगर मुझे एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर काम करना है तो मैं 12 घंटे भी काम कर सकता हूँ, और मुझे धूप में खड़े होकर अगर मजदूरी करनी है तो मैं 6 घंटे भी नहीं कर सकता। तो हर की परिस्थिति अलग है। मेरा ये कहना है कि हम ये एक जैसे ट्रेड यूनियन भी करता है, एक चीज सबके लिए डिफाइन कर देगा। अरे भाई कैसे? आपको स्थानीय स्तर पर देखना। मैं डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में तभी बहुत बड़ा विश्वास रखता हूं, क्योंकि हर जगह की स्थिति अलग होती है। आपको उस स्थिति को देखते हुए निर्णय लेना होगा। यहां बैठ के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कितने घंटे काम करेगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छी बात कही। और आपकी एक पिछली किताब थी, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, यानी कि आप सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं थे। उस अंदाज में आपने अपने अनुभवों को साझा किया है। लेकिन अगली किताब जो आपकी आ रही है, डायलेमाज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, तो वो जो डायलेमाज हैं इस परिस्थिति में, जो अफसर आप कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज कर दो। आप सोचिए, एक जिले का कलेक्टर है या एक तहसील का तहसीलदार है, वो भी सिविल सर्वेंट है, उसके सामने इस वक्त आज की परिस्थिति में किस तरह की दुविधा होगी, और उस दुविधा से निपटने का कोई रास्ता आप बता सकते हैं सूत्र के तौर पर? क्योंकि उसको एक तरफ अपने आने वाले मजदूरों की सोचनी है, दूसरी तरफ उसे यह भी सोचना है यहाँ कुछ उद्योग धंधे चालू हो जाएं तो मैं इन लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम कर सकूं। देखिए, पहले तो हम समझ लें कि एथिकल डिलेमा है। एथिकल डिलेमा वो होता है, एथिक्स वो होती है जो कि नियम के बाहर है। अगर नियम के विरुद्ध होगा तो एक्शन हो जाएगा। यहाँ आपके पास डिस्क्रिप्शन है, आप आइदर वे कर सकते हैं, और आइदर वे करने में आपके अगेंस्ट कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो आपके संस्कार हैं, जो आपने सीखा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया, उसके आधार पर आपने निर्णय ले लेंगे, और उस निर्णय का अपना खुद भी भुक्तभोगी बनेंगे। अगर अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई नियम के विरुद्ध नहीं है वो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ये महसूस करते हैं गर्मी ज्यादा है और नियम परमिट करता है कि कम होना चाहिए, तो स्थानीय स्तर पर वो एक निर्णय ले सकते हैं कि इतने घंटे काम करेंगे। तो नियम का आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं कोई। आप दोनों चीजों को बैलेंस करके, ये चीज स्थानीय स्तर पर ही हो सकती है। हम यहां बैलेंस नहीं कर सकते। मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि मैं यहां निर्णय कर लूं। जो स्थानीय स्तर पर होगा उसको अनुभव होगा कि किस प्रकार का निर्णय वहां पर लिया जाए, मजदूरों के हित में भी हो और इंडस्ट्री के भी हित में हो, बिना, क्योंकि कानून जो है ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे देता है, उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा श्रम कानून के संबंध में। जब मैं डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर था, तो एक निर्णय लेना था कि एक एक्ट है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिसका बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। तो निर्णय ये होना था कि जो ईंट भट्टे में काम करता है श्रमिक, उसको हम बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर माने या ना माने। एक्ट साइलेंट था इसमें। तो कुछ लोगों का मत ये था कि अगर आप बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर में आप इसको ईंट भट्टे वाले को इंक्लूड करेंगे, जो स्टील निर्माण कर रहा है, क्योंकि वो भी बिल्डिंग में लगता है, वो भी कहेगा कि हम हमारे वर्कर हैं। तो मैंने उसको फिर, वो एथिकल डिलेमा था, क्योंकि कोई निर्णय आइदर वे गलत नहीं, लीगली गलत नहीं था, लेकिन हमने लिया निर्णय उसके फेवर में। क्यों लिया और कैसे लिया? हमने कहा कि उस ईंट में जो वैल्यू एडिशन है, वो उसके श्रमिक जो अपना श्रम डालता है, वो मिट्टी से ज्यादा वैल्यू एडिशन उसके श्रम से होता है। मेरे स्टील में जो श्रमिक काम कर रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन का उसका प्रोपोर्शन बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि स्टील की वैल्यू ज्यादा होती है। मैंने उससे जस्टिफाई किया, आज तक वो स्टैंड कर रहा है, ईंट भट्टे वाले उसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक एथिकल डिलेमा था उसमें मेरे सामने, उसको माने ना माने। अब ये आपके अनुभव पे, आपके संस्कार पे, आपके थिंकिंग पे, आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। इलीगल लीगैलिटी की बात नहीं है। इसी तरीके का निर्णय आज की तारीख में लेना पड़ेगा। जी, तो मतलब आपका कहना है कि जो ब्यूरोक्रेट है, जो अफसर है, और कायदे से तो ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट या अफसर पर नहीं, ये पॉलिटिशियंस पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर भी लागू होता है, कि वो अपने अंदर झांकें, अपने अंदर के इंसान से पूछें कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उनको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा।
लेकिन इस परिस्थिति में एक सवाल है कि ये डर लोगों को ये लग रहा है कि, और खास तौर पे जिस अंदाज में उद्योग संगठन स्वागत कर रहे हैं इन फैसलों का, उससे लोगों को डर ये लग रहा है कि हायर एंड फायर जिसको कहते हैं, कि जब मर्जी आए किसी को रख लिया और जब मर्जी आए किसी को निकाल दिया, वो नीति लागू हो जाएगी। इसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। ये डर देखिए कितना जायज है? देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में भी कोई किसी को रोक नहीं पाता था, जिसको रखता था, जिसको निकालना हो निकाल देता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको इतना हाईलाइट क्यों किया गया, क्योंकि वर्तमान कानून में भी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखता था, वो उसको अधिकार था कॉन्ट्रैक्ट पे रखता था, और ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखते थे। तो अब इसको एक नाम दे दिया हायर एंड फायर। आज की तारीख में भी देखिए, आप किसी उद्योग में चले जाइए, 50% से अधिक लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, रेगुलर नहीं है। उन 50% को आप आज भी हायर फायर कर सकते हैं, लेकिन हायर फायर क्यों नाम दे दिया समझ में नहीं आया मुझे। मैं जब डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर था, तो मैंने एक बात चलाई थी कि कई ऐसे उद्योग होते हैं, अगेन फिर मैं ये कह रहा हूं कि सब निर्णय दिल्ली में नहीं हो सकते। कई ऐसे उद्योग होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे टेक्सटाइल उद्योग है, एक्सपोर्ट आधारित, एक्सपोर्ट ऑर्डर पे उसको आदमी चाहिए। अगर वो आदमी रख लेगा और उसको रखा रहना पड़ेगा और ऑर्डर नहीं है, तो वो उसको नुकसान होगा। तो आपको ऐसे उसमें परमिट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो कि रेगुलर लेबर को मिलती है, यानी कि उसका भी पीएफ कटना चाहिए, यानी कि उसको भी साइज, यानी कि उसकी सोशल सिक्योरिटी उतनी होनी चाहिए। सिर्फ टेम्पररी जॉब टेम्पररी होगा जब तक उसकी आवश्यकता होगी, लेकिन ये किस उद्योग में कब तक आवश्यकता होगी, ये निर्धारण हम दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है और इसके जो एंगेजमेंट इतने डाइवर्स हैं कि एक सिंगल चीज से हम नहीं, हम मैं मजाक में अक्सर कहता हूं, व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, दे टुक जस्टिस विद देम एंड लेफ्ट बिहाइंड लॉज, इन-लॉज एंड आउटलॉज। हम समझते हैं लॉ के माध्यम से हम देश का सुधार कर देंगे। अरे भाई, लॉज तो अपनी जगह पर है भाई, उनका इम्प्लीमेंटेशन असली चीज है। हमें ज्यादा बल इम्प्लीमेंटेशन में देता है, लेकिन टाइम हम लॉस पे क्यों करते हैं? इसलिए कि हेडलाइंस हमें लॉ से मिलती है, हेडलाइंस जी, इम्प्लीमेंटेशन से। यानी न्याय, कानून से ज्यादा न्याय चाहिए, और न्याय के हाँ लिए हाँ न्याय हाँ, दृष्टि चाहिए होती है ये। बिल्कुल। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और ये बढ़िया बातचीत की। मुझे लगता है जो हमारे देखने वाले हैं वो इसे देख के उनको भी आनंद ही आएगा और ज्ञान भी प्राप्त होगा, जो जो हमारा असली उद्देश्य है। और मैं देखने वालों से सबसे आग्रह करूंगा इस वक्त कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा संभव हो शेयर करें, जिनको खास तौर पे जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको इस बातचीत में दिलचस्पी होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वन आलोक जोशी यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, साथ में घंटी भी बजा देंगे तो और अच्छा रहेगा, तो कि आपकी खबर मिल जाएगी कि कब मैं लाइव आया या कब मैंने नया वीडियो डाला। धन्यवाद, नमस्कार।